नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा में प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, द्रोणवीर कोहली। और द्रोणवीर कोहली जी की बात करें तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं, पहला है हवेलियों वाले 1980 में, दूसरा उपन्यास है चौखट 1981 में, तीसरा है आंगन का कोठा 1985 में, चौथा उपन्यास है काया स्पर्श 1987 में, इकती सीम 1994 में और बाह कैंप 1998 में, नानी वर्ष 2000 में और पोटली 2012 में। अब इन सभी उपन्यासों को कैसे याद किया जाए, तो देखिए, जब भी हम लोग द्रोणवीर कोहली जी की बात करते हैं तो हम लोग सीधे जो क्रिकेटर अपने हैं विराट कोहली जी, तो कोहली जी से जोड़ लेते हैं। और कोहली जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ट्रिक में आप सहायता में ले सकते, क्लू बना लीजिएगा कि बहुत अमीर व्यक्ति तो ही हैं कोहली जी, है ना। तो कोहली जी के पास कितने, बोले हवेली इनके पास 80 हवेली है, और 80 हवेली होगी तो उस पर 81 चौखट होंगे, और 81 चौखट होंगे तो उस पर बता रहे हैं कि 85 कोठे हैं, ठीक है ना। तो 80 हवेली, 81 चौखट और 85 कोठे, ठीक है ना। किसके, बोले कोहली के। कोहली आगे बता रहे हैं काया स्पर्श 87। तो देखिए, आप लोगों को भी पता है कि अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, है ना। तो काया स्पर्श मतलब फिटनेस के लिए, काया स्पर्श के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल 87 यत्न करते हैं। और एक सीम को आप कर लीजिएगा जिम में जाते हैं 9 से 4, है ना। और क्या करते हैं, बाह्य कैंप, और बाहर जाकर कैंप भी करते हैं, है ना। 8-9 कैंप भी करते हैं। और नानी नहीं करते हैं, अपने काया स्पर्श को लेकर कभी नानी नहीं करते हैं, ना नुकुर नहीं करते हैं, है ना, कुछ भी हो जाए। और क्या है, पोटली। इस प्रकार से क्या है, पोटली कोहली को जो हम लोग जान रहे हैं ना, तो पोटली कोहली थोड़ा सा ले लीजिएगा, कोटली और कोहली। इस प्रकार से कोहली जी दोबारा कोई कोहली नहीं होगा। तो कोहली को यहाँ पे पोटली है ना, तो पोटली को भी कोहली में जोड़ लीजिएगा। किस प्रकार से, कोई दूसरा कोहली नहीं होगा, कोई दूसरा कोई पोटली नहीं होगा। तो कोहली का मतलब हो गया कि द्रोणवीर कोहली। क्या इनके पास कितने, बोले 80 हवेली हैं, 81 चौखट हैं, और आंगन में कोठा कितने, बोले 85 हैं। काया स्पर्श के लिए क्या, बोले 27 प्रकार का नुस्खा आजमाते हैं। और क्या करते हैं, जिम में जाते हैं 9 से 4, बाहर कैंप करते हैं 9-8, है ना। और क्या है, ना नुकुर कभी नहीं करते हैं। इस प्रकार से पोटली मतलब कोहली ना तो दोबारा कोई हुआ है ना होगा, दोबारा माने 2012। तो इस ट्रिक से थोड़ा सा आपको याद करने में सहायता जरूर मिलेगी। अगले उपन्यासकार हैं मंजूर अहद-शाम। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास और प्रकाशन वर्ष विषय वस्तु कुछ इस प्रकार से हैं। पहला उपन्यास है कुछ दिन और 1976 में पति पत्नी संबंध पर आधारित है। दूसरा है सूखा बरगद 1986 में मुस्लिम हिंदू समस्या का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। आगे है दास्तान-ए-लापता 1995 में इंसानियत के लापता होने की नीयत का चित्रण किया गया है। और अगला है वसारत मंजिल 2004 में मुस्लिम समाज के अंतर विरोधों का चित्रण इसमें दिखाया गया है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद करें, तो देखिए, आप ट्रिक बना लीजिएगा कि मंजूर ले लीजिए। मंजूर माने स्वीकार है ना। क्या स्वीकार है, बोले कुछ और दिन रह जाए। देखिए, पति पत्नी में कुछ जो है अनबन हो गया था, जिसके कारण से तलाक की कंडीशन आ गई होगी या विच्छेद की बात आ गई होगी, तो उन्होंने कहा चलो भाई कुछ दिन और हम लोग क्या करते हैं, मंजूर कर लेते हैं। यानी कि 7-6 दिन या 76 दिन, है ना। कुछ कितने, बोले 76 दिन और क्या करते हैं हम लोग, मंजूर कर लेते हैं, साथ साथ रहेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसी कंडीशन होगी देखा जाएगा। आगे देखिए, सूखा बरगद था, और सूखा बरगद क्या था, बता रहे हैं कि 86 हिंदू और मुस्लिम के इलाके में था, तो दोनों के मध्य में था, काफ़ी दिन से विवाद चल रहा था। तो इसको भी, सूखे बरगद को भी लोगों ने क्या किया, मंजूर कर लिया कि ठीक है, इसको काट करके दोनों लोगों को डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए, क्योंकि सूख गया है ना, तो इसको भी मंजूर कर लेते हैं। दास्तान-ए-लापता 1995 में, तो देखिए क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति क्या करता है कि बताता है कि भैया देखो हम यहीं के निवासी थे, 1995 से हम लापता हो गए थे, अपनी दास्तान बताता है। तो पहले लोग मंजूर नहीं करते हैं, लेकिन जब कुछ उसने क्या किया, ऐसे तथ्य बताए जिससे क्या हो गया, साक्ष्य मिल गया, तो उसके दास्तान को लोगों ने क्या किया, मंजूर कर लिया। कितने, बोले 95 लोगों ने, जो कि 95 से गायब हुआ था, कुछ दास्तान बताया, तो उसके दास्तान को भी लोगों ने मंजूर कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया। आगे देखिए, वसारत क्या है, मंजूर कर ली गई वसारत मंजिल,
है ना। 2-4 मंजिल थी और काफ़ी दिन से इस पर विवाद चल रहा था कि इसकी वसारत किसको मिले, किसको वसारत दिया जाए। तो अंत में वसारत जो है क्या किया गया, मंजूर कर लिया गया और 2-4 मंजिल जो है वसारत में दे दी गई। तो इस ट्रिक की सहायता से आप मंजूर लगाइएगा। क्या मंजूर हुआ, कुछ दिन और साथ साथ रहेंगे, कौन बोले पति पत्नी, ये मंजूर हुआ। दूसरा क्या हुआ, सूखा बरगद को काट करके हिंदू मुस्लिम दोनों में बांट दिया जाए, मंजूर किया गया। तीसरा क्या है, दास्तान ए लापता, जो 1995 से लापता था, उसने अपनी दास्तान बताई तो उसको भी लोगों ने मंजूर कर लिया। और क्या बताए, वसारत मंजिल की 2-4 मंजिल की जो वसारत थी, उस वरासत को भी क्या कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। वरासत इसको कर लीजिएगा ना, वसारत को वरासत भी कर लीजिएगा, उसको भी लोगों ने मंजूर कर लिया। तो मंजूर की सहायता से आप इन सभी को देख सकते हैं। बात करें मंजूर सामने मदरसा और पहर ढलते हुए शीर्षक से 2 उपन्यास और भी इन्होंने लिखा है। अगले उपन्यासकार हैं मिथिलेश्वर, जो कि प्रगतिशील उपन्यासकार हैं और इनके जो उपन्यास हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला उपन्यास है झुनिया, 1980 में बिहार के गांव का चित्रण है। दूसरा है युद्धस्थल, 1981 में अंधविश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के जो ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन किया गया है। और प्रेम ना बाड़ी उपजे, 1995 में रूपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन इसमें देखने को मिलता है। यह अंत नहीं, वर्ष 2000 में लिखा गया है और समकालीन बिहार के गांव का यथार्थ चित्र इसमें देखने को मिलता है। सुरंग में सुबह, 2003 में समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे का अंकन मिलता है। और माटी कहे कुम्हार से, वर्ष 2006 में दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की जो असलियत का अंकन इसमें देखने को मिलता है। पानी बीच मीन प्यासी इनके द्वारा लिखा गया अगला उपन्यास है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, तो इसका एक क्लू निकाल लीजिएगा। मिथिलेश्वर क्या कह रहे हैं कि झुनिया युद्ध स्थल में प्रेम बाड़ी ना उपजे, अर्थात जब कोई युद्ध होता है, लड़ाई होती है, संग्राम होता है, तो उसमें प्रेम ना उत्पन्न करो, किसी से प्रेम ना उत्पन्न करो, किसी से प्रेम ना करो। क्यों? क्योंकि यह सुरंग माटी और जल के बीच में स्थित है। आगे बता रहे हैं कि यह सुरंग माटी और जल के बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या करो, झुनिया युद्ध स्थल में प्रेम बाणी ना उत्पन्न करो। तो यह से हो गया, यह अंत नहीं है। सुरंग से हो जाएगा, सुरंग में शुभ है। और माटी से हो गया, माटी कहे कुम्हार से। पानी के बीच में है तो पानी बीच मीन प्यासी। इसकी ट्रिक की सहायता से आप याद कर लीजिएगा। और अगर इसके सन को देखा जाए तो आप कह सकते हैं झुनिया बोले 80 वर्ष की है, युद्ध स्थल बोले 81 साल से चल रहा है, प्रेम 95 से, प्रेम पास से 95, तो 95 लोगों से प्रेम बाणी नहीं उत्पन्न करना चाहिए। अंत में क्या होता है, बोले 2-2 हाथ होता है, 2 होता है, 2000 हो गए। और सुरंग में सुबह बोले 2-3 सुरंग हो गई है ना। और माटी कुम्हार से क्या कह रही है कि ना 6 कह रही, 6 रही, अच्छी बातें बता रही माटी कुम्हार से। कुम्हार से माटी से क्या करता है, 6 बर्तन बनाता है, 6 तो 2006। और पानी बीच मीन प्यासी है, तो मिथिलेश्वर में पानी बीच मीन प्यासी है। इसकी सहायता से आप याद करने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अगले उपन्यासकार हैं बीरेन जैन, जो कि समकालीन उपन्यासकारों में बड़े प्रतिष्ठित हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं अग्रलिखित हैं। पहला उपन्यास है सुरेखा पर्व, 1978 में। अनातीत 1983 में। प्रतीक एक जीवनी 1983 में। शब्दबद्ध है 1983 में। सबसे बड़ा सिपहिया कई बार पूछा गया है 1988 में। पुलिस तंत्र के जो क्रूर अमानवीयता पक्ष का चित्रण किया गया है। और बात करें डूब 1991 में। मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। पार 1994 में डूब उपन्यास का विस्तार इसमें दिखाया गया है। और पंचनामा 1996 में आश्रम के छद्म और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन किया गया है। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बनाइएगा। जो बीरेन जैन है क्या करते हैं, इनके यहाँ एक सुरेखा पर्व होता है, तो सुरेखा पर्व में 7-8 बार जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अनातीत चीज़ें देखते हैं, है ना। अनातीत मतलब जो 83 सालों से नहीं हुआ था, उस चीज़ को इन्होंने देखा। क्या देखा कि प्रतीक क्या करते हैं, प्रतीक के शब्द से बद्ध होकर के कम जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा सिपहिया था, वो क्या करता है, 8-8 आंसू रोता है और फिर क्या करता है, बिल्कुल डूब जाता है। 91 में, है ना, क्या करता है, डूब जाता है। कहाँ, वहाँ पे कोई एक नदी रही, उसमें डूब जाता है और डूब के पार हो जाता है। पार मतलब क्या हो गया, बिल्कुल मृत्यु हो गई उसकी। और जब मृत्यु हो गई तो उसका पंचनामा
उल्टा सीधा 96 लोग जुट करके अपने अपने हिसाब से उसका पंचनामा लिखवाते हैं। बस दिमाग में ही रखिएगा कि बीरेन जी ने क्या देखा, सुरेखा पर्व है, वहाँ पे एक अनातीत घटना हो जाती है जो कभी नहीं घटी थी। क्या कि प्रतीप के शब्द से विद्ध होकर के सबसे बड़ा सिपहिया जो है डूब करके पार हो जाता है, मतलब मर जाता है, और उसका वहाँ पे पंचनामा लिखा जा रहा है। तो इसकी सहायता से आप याद करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। क्या कि वीरेंद्र ने क्या किया, सुरेखा पर्व में अनातीत घटना को देखा। क्या घटना देखा कि प्रतीक के शब्द से विद्ध होकर के सबसे बड़ा सिपहिया जो है डूब करके पार हो जाता है और उसका पंचनामा वहाँ पे लिखा जा रहा है। इस ट्रिक की सहायता से आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आई थिंक आसानी से याद हो जाएगा। अगले उपन्यासकार हैं राज किशोर मिश्र जी और इनका उपन्यास है पहला दारुल सफा 1981 में। विधायकों और मंत्रियों की जो घिनौनी राजनीति के गतिविधियों का अंकन दिखाया गया है। दूसरा है सचिवालय 1984 में, इसमें नौकरशाही असामाजिक तत्वों के अंतर्गत संबंधों का चित्रण किया गया है। अगला है कुतो मनुष्य, और कुतो मनुष्य की बात करें तो कुतो मनुष्य 1994 में स्त्री पुरुष के जो व्यक्तित्व का निर्माण में परिस्थितियों की भूमिकाओं का अंकन किया गया है। और मंत्रिमंडल 1996 में दारुल सफा और सचिवालय उपन्यास का विस्तार है। अब इन सबको कैसे याद करें कि राज जो है किशोर मिश्र के उपन्यास, तो देखिए राज किशोर को आप कह सकते हैं आर के मिश्र, है ना। आर के मिश्र का क्या बोले, जो दास है, दास वो क्या है बोले कुमित्र है। किसका बोले आर के मिश्र का, यानी कि राज किशोर मिश्र का जो दास है वो कुमित्र है। बस आपका बन गया। देखिए दास से हो गया दारुल सफा 81, दारुल सफा 81 दास से। सा से हो गया सचिवालय, सचिवालय बोले 84, सचिवालय 84। और कुतो कुतो मनुष्य 94 में। और मंत्रिमंडल जो आपने कहा कुमित्र मित्र, मंत्रिमंडल 96 में। क्या हो गया 81 84 94 96, 84 94 96, 84 94 96 में कुमित्र कु से क्या हो गया, दास कुमित्र है, दास से हो गया दारुल सफा, सा से हो गया सचिवालय, कु से हो गया कुतो मनुष्य, और मित्र ता से हो गया मंत्रिमंडल। और 81 84 94 96, है ना, 84 94 96 81। ठीक है, इसकी सहायता से आप याद करने का प्रयास करेंगे तो राज मिश्र जी के सभी उपन्यास आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब अगले उपन्यासकार हैं पंकज बिष्ट और इनके द्वारा लिखे गए 2 उपन्यास अग्रलिखित है, जिन्हें पहला है लेकिन दरवाजा 1982 में, दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। दूसरा है उस चिड़िया का नाम 1989 में, पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का जो मार्मिक चित्र इसमें देखने को मिलता है। कैसे याद किया जाए तो टिक बना लीजिए कि पंकज बिष्ट के दरवाजे पर उस चिड़िया का नाम लिखा गया है ना। तो पंकज बिष्ट के दरवाजे पर उस चिड़िया का नाम है, तो पंकज बिष्ट से हो जाएगा पंकज बिष्ट, दरवाजे से हो जाएगा लेकिन उस दरवाजा, और उस चिड़िया का नाम से हो गया उस चिड़िया का नाम। कब 1989 में और 1982 में। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। रामदेव धुरंधर जो कि मॉरिशस के उपन्यासकार हैं और इनके 2 उपन्यास बड़े चर्चित हैं, जिनमें पहला है छोटी मछली बड़ी मछली 1983 में, इसमें मॉरिशस के परिवेश और जीवन के यथार्थ का चित्रण है। दूसरा है पूछो इस माटी से 1983 में, इसमें मॉरिशस की अकथनीय पीड़ा और संवेदना का अंकन किया गया है। तो रामदेव धुरंधर क्या बता रहे हैं कि छोटी मछली, है ना, छोटी मछली बड़ी मछली से क्या पूछती है, इस माटी से। तो आप ये कह सकते हैं छोटी मछली बड़ी मछली इस माटी में मिलते हैं, है ना। रामदेव धुरंधर क्या कहते हैं कि छोटी मछली बड़ी मछली सब जो है इसी माटी में मिलते हैं, है ना, छोटी मछली बड़ी मछली सब इसी माटी में मिल जाते हैं। और ये संसार का कटु यथार्थ भी है कि चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सब लास्ट में कहाँ पर रामदेव जी बता रहे हैं कि सब आकर के लास्ट में इसी माटी में मिल जाते हैं। ठीक है ना। आगे है कमलाकांत त्रिपाठी जी। तो कमलाकांत त्रिपाठी जी का उपन्यास है पाही घर 1991 में। दूसरा है बेदखल 1997 में। अब पाही घर 1991 में सन 1957 की जो घटना के त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है, और दूसरा है बेदखल 1997 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं से संबंध है। अब इन दोनों को कैसे याद करें तो देखिए, कोई कमलाकांत त्रिपाठी हैं जो क्या करते हैं 1991 से पाही घर पे रहते थे, यानी कि कहीं पाही इनको मिली थी वहाँ पे रह रहे थे।
तो क्या हो गया, 97 में इनके परिवार वालों ने इनको बेदखल कर दिया अपनी संपत्ति से। बस यही रख लीजिएगा, कमलाकांत पाही घर में बेदखल हो गए। कमलाकांत पाही घर में रहते थे तो बेदखल हो गए। कमलाकांत पाही घर में बोले 91 से रह रहे थे, तो 97 में क्या किया, इनके परिवारजनों ने इनको बेदखल कर दिया अपनी संपत्ति से, है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है विजय, और विजय के जो उपन्यास हैं वो निम्नांकित हैं। पहला उपन्यास है साकेत के यूकेलिप्टस 1991 में, जिनमें गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन है। दूसरा है सेमेंट नगर 1995 में, राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण दिखाया गया है। और लौटेगा मन्नू 1997 में मध्य प्रदेश की जो कस्बाई राजनीति के प्रतिद्वंदता है, इसका चित्र इसमें दिखाया गया है। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर ट्रिक कर लीजिए विजय। अब विजय ने क्या किया कि साकेत से क्या करते हैं, सीमेंट लेकर लौटेगा। विजय साकेत से सीमेंट लेकर लौटेगा, विजय साकेत से सीमेंट लेकर लौटेगा। तो विजय से हो गया विजय, साकेत से हो गया साकेत के यूकेलिप्टस, सीमेंट से हो गया सीमेंट नगर, और लौटेगा से हो गया लौटेगा अब मन्नू। ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि विजय करके कौन लौटेगा, मन्नू लौटेगा। विजय करके क्या करेंगे, बोले सीमेंट नगर से आएंगे, और विजय करेंगे तो क्या, साकेत के यूकेलिप्टस लेकर आएंगे। बस दिमाग में रख लीजिएगा, जैसे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बन जाए, उसी की सहायता से आप इनको याद करने का प्रयास करिएगा। अगले उपन्यास है कार हैं मनु, प्रकाश मनु, और इनके जो उपन्यास हैं, यह जो दिल्ली है 1993 में, पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन दिखाया गया है। कथा सर्कस 1995 में साहित्य जगत के पैतरेबाजी एवं मूल्यहीनता का चित्रण है। और अगला है पापा के जाने के बाद 1998 में ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार बसंत देव के संघर्ष की कथा है। कैसे याद किया जाए, देखिए यहाँ पे आपको एक मिल रहे हैं प्रकाश मनु, और एक आपको इसके पहले मिले थे मनु शर्मा। तो मनु शर्मा ने क्या लिखा था, ढेर सारी आत्मकथा लिखी थी, द्रोण की, द्रौपदी की, कर्ण की, कृष्ण की, है ना, ढेर सारी आत्मकथा लिखी थी, है ना। यहाँ पे क्या है, ये प्रकाश मनु जी हैं, तो वो मनु शर्मा है और ये प्रकाश मनु है। तो प्रकाश मनु क्या बता रहे हैं कि यह कथा, यह दिल्ली की कथा क्या है, पापा के जाने के बाद से चल रही है ना। मनु कह रहे हैं कि यह कथा पापा के जाने के बाद से चल रही है। तो यहाँ से हो गया, यहाँ जो दिल्ली है, कथा से हो गया कथा सर्कस, और पापा के जाने के बाद से हो जाएगा पापा के जाने के बाद। 1998 में लिखा गया उपन्यास है। तो यह दिल्ली की 93, सर्कस 95, और पापा के जाने के बाद 98, है ना। तो आप कह सकते हैं कि यह कथा जो है पापा के जाने के बाद से चल रही है, और प्रकाश मनु ने इसको बताया। अगले उपन्यासकार हैं प्रियमबद्ध, और इनके महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार से हैं। वे वहाँ कैद हैं 1994 में, जो कि संप्रदायवाद एवं उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण है। और दूसरा है परछाई नाच वर्ष 2000 में, एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। अब इन दोनों को कैसे याद किया जाए, तो एक क्लू निकाल लीजिएगा कि प्रियमबद्ध, प्रियम माने जो प्रिय, मधुर बोलता है, तो क्या करता है, उसमें वे कैद हो जाते हैं, वे वहाँ कैद हैं। कितने लोग, बोले 94 लोग क्या हैं, उसकी प्रियमबद्ध प्रिय बोलने में ही क्या हो जाते हैं, उसकी बोली में ही कैद है, और 94 लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उसके प्रियमबद्ध के परछाई पर नाच रहे हैं, उसके इशारे पर नाच रहे हैं। कब से, बोले 94 से 2000 तक। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इनको याद कर सकते हैं कि प्रियमबद्ध माने, प्रिय माने मधुर, अच्छा बोलने के कारण वे वहाँ कैद हो गए। कब, बोले 94 में। और क्या कर रहे हैं, उनकी परछाइयों में क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, 2000 तक नाच रहे हैं, अभी भी नाच रहे हैं, है ना। कोई व्यक्ति जो प्रिय बोलता है, प्रियमबद्ध में, तो वहाँ कैद हो गए और उसकी परछाई पर नाच रहे हैं। अगले उपन्यासकार हैं असगर वजाहत, और इनके जो 4 उपन्यास आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है 7 आसमान 1996 में, दूसरा है कैसे आग लगाई 2004 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है। और मन माटी 2011 में, बरखा रचाई इनके द्वारा लिखा गया अगला उपन्यास है। बात करें 7 आसमान की, तो 1996 में नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण है। अब इन सबको कैसे याद करें, तो यहाँ पे कर लीजिए, असगर को हम लोग कर लेते हैं अजगर, है ना।
इतना बड़ा होता है जैसे 7 आसमान, क्या हो, जैसे 7 आसमान की तरह बड़ा होता है और उल्टा सीधा चलता है, उल्टा सीधा 96 है ना, उल्टा सीधा चलता है अजगर। कैसे आग लगाई, 2-4 लोग ने कैसे विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, है ना, इसको भी पता नहीं चला। और मनमाटी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, मनमाटी माने मनमानी काम करते हैं और क्या करते हैं, बरखा रचाई। बरखा ने क्या किया, मनमाफी तरीके से क्या किया, अपने स्वयंवर रच लिया, अपनी शादी रचा लिया, है ना, कुछ रचा लिया, कुछ कर लिया, है ना। तो अजगर बता रहे हैं, अजगर बता रहे हैं, अजगर के क्या होते हैं, इतना बड़ा होता है, इससे 7 आसमान दिखता है, उल्टा सीधा चलता है। कैसे आग लगा दी गई, अजगर के डर से कोई व्यक्ति क्या किया, उसमें आग लगा दिया, कहीं रह रहे थे 2-4 लोगों ने आग लगा दिया, है ना। अब क्या हो गया, मनमाटी हो गया। मनमाटी कब हो गया, बोले जब पता चला कि अजगर उसमें से बच के निकल गया तो मनमाटी हो गया। और बरखा ने क्या कर लिया, अपने मन से क्या कर लिया, रचाई कर ली, शादी रचा ली, स्वयंवर रचा लिया। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा बस कि अजगर साथ कैसे आग लगा दिया गया, मनमाटी, बरखा, ये सब कर लीजिएगा और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अब आगे कुछ उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास हैं जिन्हें हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। ज़्यादा महत्व के नहीं हैं लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। पहले उपन्यासकार आपको दिखाई दे रहे हैं भारत भूषण अग्रवाल, लौटती लहरों की बांसुरी 1964 में। तो देखिए जो भारत का भूषण होगा वो क्या करेगा, बिल्कुल लौटती लहरों पर बांसुरी बजाएगा। भारत भूषण क्या कर रहे हैं, लौटती लहरों पर बांसुरी बजा रहे हैं। कितनी बार, बोले 6-4 बार, ठीक है ना। रमेश बच्ची, जिनका आपने पढ़ा था, रमेश बच्ची को पक्षी पढ़ा था, सूरजमुखी के, है ना, फूल पर, सूरजमुखी के चेहरे पर पढ़ा था। इनका उपन्यास बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो वही रमेश बच्ची क्या कर रहे हैं, एक घिसा हुआ चेहरा है पक्षी का और बैसाख वाली इमारत पर बैठा हुआ है और चलता हुआ लावा को देख रहा है। तो पक्षी क्या कर रहा है, घिसा हुआ चेहरा है पक्षी का, बैसाख वाली इमारतों पर बैठा हुआ है और चलता हुआ लावा देख रहा है। कौन, बोले पक्षी। शमशेर सिंह नरूला की बात करें तो एक पंखुड़ी की तेज धार 1965 में लिखा गया है। तो देखिए शेर को पकड़ना होगा तो कैसे पकड़ोगे, एक पंखुड़ी की तेज धार में उसको फंसाया जाएगा, तभी आप शमशेर को पकड़ पाओगे, शेर को, नरूला को, है ना। जो नर से क्या होता है, उलझा हुआ शेर है, नरूला होता है नर को मारने वाला शेर है, उसको अगर आपको पकड़ना होगा तो निश्चित रूप से एक क्या करेंगे, तेज पंखुड़ी की धार से उसको पकड़ेंगे। श्याम व्यास एक प्यासा तालाब। तो देखिए यहाँ पर व्यास है, यहाँ पे प्यास है, व्यास प्यास, श्याम की प्यास कहाँ पर, बोले श्याम व्यास की प्यास एक तालाब में बुझेगी, एक तालाब में बुझेगी। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, श्याम व्यास एक प्यासा तालाब, एक प्यासा तालाब। और आगे है ठाकुर प्रसाद सिंह की बात करें तो कुब्जा सुंदरी 1963 में, 7 घरों का गाँव 1985 में। अब देखिए श्याम ठाकुर की, कौन, बोले कुब्जा सुंदरी क्या करती है, 63, है ना, 63 बार क्या करती है, 7 गांव में घूमती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ठाकुर की कुब्जा सुंदरी थी जो 7 गांव में घूम रही है, 7 गांव में चली गई छोड़ करके, किसको, बोले ठाकुर प्रसाद को। तो ठाकुर प्रसाद कोई रहे होंगे, इनकी कुब्जा सुंदरी थी जो 7 गांव में जाकर घूम रही है। स्वयं प्रकाश, बोले विनय, बीच में विनय। देखिए अगर कोई व्यक्ति क्या है, बीच में विनय है, विनयवान है, उसके अंदर विनय है, तो निश्चित रूप से खुद प्रकाश करेगा, है ना। तो स्वयं प्रकाश बीच में विनय 1994 में लिखा गया इनका उपन्यास है। और यादवेंद्र शर्मा उर्फ चंदू या उर्फ चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र क्या करते हैं, 1000 घोड़ों का सवार। 1000 घोड़ों पर कौन सवार हो चुके हैं, बोले यादवेंद्र शर्मा यानी कि चंद्र क्या किए हैं, 1000 घोड़ों पर सवार हो चुके हैं। और प्रयाग शुक्ल गठरी 1986 में। तो ट्रिक बनाइएगा, यहाँ पे प्रयाग गा 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 और गा से गठरी, गा से प्रयाग, है ना। और ये भी आप ट्रिक में दिखा लीजिएगा ना, जब लोग प्रयाग जाते हैं नहाने के लिए, अर्धकुंभ के लिए, तो क्या करते हैं, अपने साथ अपनी गठरी ले जाते हैं, बस प्रयाग शुक्ल की गठरी। अगला है सुदर्शन चोपड़ा सम्मोहन। देखिए सुदर्शन माने सुंदर दर्शन किसका होगा, बोले जिसका सुंदर दर्शन होगा वो क्या करेगा, सम्मोहन करेगा, सबको मोहित करेगा। और हरिप्रकाश त्यागी जी की बात करें तो हरिप्रकाश त्यागी जी कह रहे हैं कि दूसरा आदमी लाओ। कोई आदमी इनको दिया गया था और आदमी क्या कर रहा था, काम अच्छे से नहीं कर रहा था, तो हरिप्रकाश जी ने उसको क्या किया, त्याग दिया और कहा कि भैया दूसरा आदमी लाओ, क्या करो, दूसरा आदमी लाओ। अगले उपन्यासकार के रूप में है योगेश कुमार, टूटते बिखरते लोग 1974 में, सूखा स्वर्ग 1983 में, तुरैया 1984 में, शरद ऋतु 1985 में,
अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो देखिए योगेश का मतलब ही होता है योगेश, योगियों से, यानी कि श्री कृष्ण है। क्या है, टूटते बिखरते लोगों के लिए आते हैं। स्वर्ग में सूखा पड़ जाए तो भी आते हैं, यानी कि स्वर्ग की कोई व्यक्ति स्वर्ग का सूखा हो, स्वर्ग का भूखा हो तो स्वर्ग दिलाते हैं। त्रैका तीनों प्रकार से क्या करते हैं, सबके काम को हरने वाले इका कौन है, योगेश है। और शरद ऋतु में भी कौन, बोले योगेश है। यानी कि योगेश क्या है, टूटते बिखरते लोगों के लिए, जो स्वर्ग का भूखा हो, स्वर्ग का सूखा हो, प्यासा हो, उसके लिए है। और जो त्रैका हो, तीनों प्रकार से टूट गया हो, उसका इका योगेश है। और शरद ऋतु में योगेश है ना, साथ आते हैं। रमाकांत अगले उपन्यासकार है। तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध, प्यादा फर्जी हरदम, खोई हुई आवाज़, दरवाजे पर आग, उपसंस्कार, समाधान, टूटते जुड़ते स्वर और जुलूस वाला आदमी। अब इन सबको कैसे याद किया जाए, तो देखिए रमाकांत की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति ले लीजिएगा कि रमाकांत कोई व्यक्ति है जो तीसरा देश है ना, 3 देश से आए हैं और क्या करते हैं, छोटे छोटे महायुद्धों में भाग लिए हैं, है ना। और उनको फर्जी में अदब पसंद नहीं है कि लोग फर्जी में उनको सम्मान दे, ये ना। खोई हुई आवाज़, उनकी आवाज़ कुछ खोई खोई सी है ना। और दरवाजे पर उन्होंने क्या आग लिखा है। तमाम जगह हम लोग जाते हैं ना, देखते होंगे वहाँ पे आग लिखा रहता है, आग। और उपसंस्कार, उनके संस्कार बड़े अच्छे हैं, समाधान बहुत जल्दी कर लेते हैं और टूटते हुए लोगों के स्वर को जोड़ते हैं। और जुलूस वाला आदमी इनको उपाधि मिली है, किसको, बोले रमाकांत को। तो रमाकांत तीसरे देश से आए हैं, छोटे बड़े युद्ध लड़े हुए हैं, फर्जी में सम्मान उनको नहीं पसंद है, खोई हुई आवाज़ उनकी है, दरवाजे पर आग लिखे हैं, संस्कार करते हैं, समाधान करते हैं और जो लोग टूटे हुए हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं और उनको लोग जुलूस वाला आदमी के नाम से जानते हैं। अगले उपन्यासकार है रूप सिंह चंदेला, जो कि रमला बहू 1994 में इनके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। दूसरा है पाथर टीला 1998 में और तीसरा है नटसार 2004 में। कैसे देखा जाए, तो देखिए रूप सिंह चंदेला क्या बता रहे हैं कि रमला बहू के साथ पाथर के टीला पर बैठ करके नट का सार बताते हैं। कौन, बोले रूप सिंह चंदेला क्या करते हैं, रमला बहू के साथ पाथर के टीला पर बैठ करके नट के सार को बता रहे हैं। आगे है ज्ञान चतुर्वेदी, और ज्ञान चतुर्वेदी जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है नरक यात्रा। दूसरा है 12 मासी 1999 में और तीसरा है मरीचिका 2004 में। तो देखिए ज्ञान अगर है और व्यक्ति चतुर है तो नरक यात्रा नहीं भोगेगा, 12 मासों खुश रहेगा और मरीचिका के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मरीचिका का मतलब होता है कोई चीज़ आपको दूर से देखने पे लगता है बड़ा चमकीला है, वहाँ पानी पानी है, उसी को कहते हैं मृग मारीचा। जब आप समुद्र किनारे पे मृग देखता है तो उसको लगता है बड़ा पानी है और जब वहाँ पे जाता है तो उसको रेत ही रेत दिखाई देती है। तो आप यही समझ लीजिएगा दिमाग में कि ज्ञान और चतुर व्यक्ति क्या करेगा, नरक की यात्रा नहीं करेगा, 12 मास खुश रहेगा और मरीचिका के चक्कर में नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ का उसको संदेह हो जाए, शंका हो जाए, उसको नहीं मानेगा। ठीक है ना, कौन, बोले ज्ञान चतुर्वेदी। आगे हैं राकेश कुमार सिंह जी, और राकेश कुमार सिंह जी के उपन्यास हैं जहाँ खिले हैं रक्तपलाश 2003, इन्हीं की जहाँ पर 2-3 क्या पलाश के फूल खिले हैं। पठार पर कोहरा है, पठार पर कोहरा है, वहीं के पठार पर क्या है, कोहरा है, जो इतिहास में कहीं नहीं लिखा है, उसको भी राकेश कुमार सिंह बताते हैं। और साधो, यह मुर्दा का गांव है, 2008 में इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो अब क्या राकेश कुमार सिंह क्या बता रहे हैं कि जहाँ रक्तपलाश खिले हैं 2-3 थे, वहाँ मैं गया हूँ, पठार पर कोहरा रहता है, वहाँ भी मैं गया हूँ, जो इतिहास में भी नहीं है उसमें वहाँ पर भी मैं गया हूँ। और साधो, यह जो गांव है वो बिल्कुल मुर्दा का गांव है, यहाँ कुछ कोई बोलने वाला नहीं है, बाकी सब मुर्दे हैं, केवल मैं ही एक हूँ जो बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ इन्होंने इसमें बताया है। आगे बात करें विद्याधर नौटियाल जी के, तो इनके उपन्यास हैं उलझे रिश्ते 1959 में, भीम अकेला 1994 में, सूरज सबका है 1997 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि विद्या सागर, यानी कि विद्या का सागर जो व्यक्ति होगा जिसके पास विद्या होगी वो उलझे रिश्ते को भी सुलझा लेगा, अकेले भीम की तरह रहेगा और सबका सूरज बनकर रहेगा। यानी कि विद्यावान व्यक्ति, विद्या सागर व्यक्ति क्या करेगा, उलझे रिश्ते को संभाल लेगा, अकेले भीम की तरह बहादुर रहेगा, या कह सकते हैं अकेले भीम से निपट लेगा, और सूरज सबका रहेगा, वो सबका सूरज बन के रहेगा, सबकी आंखों का तारा रहेगा। आगे है बाला सवडी रेड्डी, इनके उपन्यास हैं सबरी 1959 में,
जिंदगी की राह 1962 में, भग्न सीमाएं 1965 में, वायरिस्टर 1967 में, प्रकाश और परछाई 1968 में, लकुमा 1969 में, प्रोफेसर 1971 में और दावानल 1979 में। कैसे देखा जाए तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देखना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। तो इनको क्या कर लीजिए, शिरडी, शिरडी सॉरी रेड्डी को कर लीजिए शिरडी। शिरडी में क्या बोले सबरी गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसे एक ज़िंदगी की राह मिल गई। और क्या जो भग्न सीमाएँ थीं वो सब टूट गई और बैरिस्टर ने क्या किया, उसकी जो प्रकाश और परछाई थी उसको क्या कर दिया, लुकमा कर दिया, लुकमा कर दिया, कम कर दिया। और प्रोफेसर ने भी क्या कर दिया, बिल्कुल दावानल का काम कर दिया। तो जब कोई व्यक्ति क्या होता है, बालाजी शिरडी में जाता है, सबरी गई तो उसकी ज़िंदगी की राह वहाँ पे मिल गई, सीमाएं धीरे धीरे टूटने लगी, भग्न हो गई। बैरिस्टर ने भी उसकी सुन लिया, प्रकाश और परछाई उसके जीवन से खत्म हो गई, नया लुक उसमें आ गया, लुकमा आ गया। और प्रोफेसर भी क्या कर रहे हैं, दावानल की तरह उसके लिए उपचार कर रहे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं आशीष सिन्हा। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है बीता हुआ समय 1978 में, कई लहरों के बीच 1977 में, अजनबी इंद्रधनुष सूर्योदय से पहले और कोई एक सपना। कैसे देखा जाए तो देखिए आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद। अगर आशीर्वाद मिल जाए तो बीता हुआ समय भी समाप्त हो जाएगा। कई लहर के बीच में भी अगर आप फंसे हो और आपको आशीष मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए तो वहाँ से आराम से निकल जाओगे। और कोई अजनबी व्यक्ति हो उसको आशीष मिल जाए तो क्या हो जाएगा, उसको इंद्रधनुष मिल जाएगा। इंद्रधनुष मेरे 7 रंग मिल जाएंगे, जीवन का आनंद मिल जाएगा। और सूर्योदय से पहले कौन बोले आपको आशीष मिल जाए तो आपका सारा काम बहुत ढंग से होगा। और जो आपका सपना है अगर आपको आशीष मिल जाए तो कोई एक सपना आपका जरूर पूरा होगा। तो आशीष सिन्हा से आप आशीष लेंगे। आशीष क्या होता है, बीते हुए समय मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। कई लहर के बीच में फंसिए तो आशीष मिल जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। जीवन में बिल्कुल सतरंग आ जाएंगे, खुशी आ जाएगी अगर आशीष मिल जाए। और सूर्योदय के पहले आशीष मिल जाए तो कोई आपका एक सपना जरूर पूरा होगा। बस इसके लोग की सहायता से आप दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। धर्मेंद्र गुप्त की बात करें तो इनके उपन्यास है नगरपुत्र हंसता है 1978 में, नोन तेल लकड़ी 1981 में, गवाह है शेखपुरा 1985 में, रिश्ते शहर के 1986 में, रंगी हुई चिड़िया 1990 में और इसे विदा मत कहो 1994 में। कैसे याद किया जाए तो दिमाग में रख लीजिएगा कि धर्मेंद्र गुप्त क्या है, बोले नगरपुत्र। धर्मेंद्र गुप्त का पुत्र क्या है, नगर में हंसता है, नोन तेल लकड़ी की व्यवस्था करता है, पूरा कौन गवाह है शेखपुरा, पूरा शेखपुरा जो है गवाह है और रिश्ते के शहर में रहता है। रंगी हुई चिड़िया इसको बहुत पसंद है और कह रहे हैं उसको पकड़ लेता है तो कहता है इसे विदा ना करो। ऐसी ट्रिक बना लीजिएगा और थोड़ा सा आपको सुविधा जरूर मिलेगी। शिव मूर्ति की बात करें तो शिव मूर्ति के उपन्यास है तर्पण और त्रिशूल। और इनको भी जानते भी हैं कि हम लोग क्या करते हैं, शिव मूर्ति के तर्पण करते हैं और उनके पास त्रिशूल रहता है। तो शिव क्या होते हैं, शिव मूर्ति पर तर्पण और त्रिशूल, तर्पण ता से त्रिशूल। ठीक है। अमृतलाल मदान की बात करें सिंधुपुत्र, तो अमृतलाल मदान क्या है, सिंधुपुत्र है, सिंधुपुत्र अमृतलाल। अमृत से देखे होंगे ना, अमृत कहाँ से निकली थी, सागर से निकली, सिंधु से निकली थी। बस दिमाग में रख लीजिएगा। दीपचंद निर्मोही की बात करें तो कितने अंधेरे, कितना भी कोई अंधेरा हो लेकिन जो दीप है, निर्मोही व्यक्ति है, वो दीप निकाल लेगा। तो दीपचंद निर्मोही कितने अंधेरे में क्यों ना हो लेकिन वो दीप निकाल लेंगे, निर्मोही है ना। ठीक है। हर दर्शन सहगल टूटी हुई जमीन 1996 में। तो देखिए हर व्यक्ति क्या करता है, दर्शन के लिए जाता है ना। और क्या करता है, जो टूटी हुई जमीन है यानी कि जहाँ जिस जमीन से नाता टूट गया है, संपर्क छूट गया है, उस जमीन को भी हर व्यक्ति देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। प्रताप सहगल अनहद नाद कर रहे हैं, है ना, 99 से। तो देखिए कोई व्यक्ति प्रतापी है, सहगल है तो अनहद नाद कर रहा, बिना मतलब का नाद कर रहा, स्वर कर रहा, आवाज़ कर रहा, जो कि ठीक नहीं है। चंद्रकिशोर जायसवाल, इनका उपन्यास है शीर्षक, है ना, अपनी दुकान पर खुद ही लिखवा दिए हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। और रमेश उपाध्याय जी की बात करें तो हरे फूल की खुशबू कौन लेता है, बोले रमेश उपाध्याय हरे फूल की खुशबू लेते हैं। हरा फूल उनको पसंद है, उससे खुशबू लेते हैं। और गिरीश पंकज मिठल वरा की आत्मकथा, है ना, किसकी, बोले गिरीश की आत्मकथा क्या है, बिल्कुल मिठल बरा है। अब अगले उपन्यासकार हैं धीरेन्द्र अस्थाना। उपन्यास है हालाहाल 1988 में, गुजर क्यों नहीं जाता 1997 में, और नदी के बाहर। कैसे याद करेंगे,
देखिए धीरेन्द्र अस्थाना बता रहे हैं कि हलाहल पी लिया कोई व्यक्ति तो क्यों नहीं गुजर जाता, नदी के बाहर जा कर के गुजर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हलाहल पी लिया है तो गुजर जाना चाहिए, है ना। कभी कभी देखे होंगे हलाहल कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल अब जाओ गुजर जाओ। जगदीश चतुर्वेदी कहाँ, बोले कनॉट प्लेस पे रहते हैं, 2000 से ही वहाँ पे रह रहे हैं। मदन दीक्षित की बात करें तो मोरी की ईंट, मोरी की ईंट किसको, बोले मदन दीक्षित को पसंद है मोरी की ईंट, 1996 में लिखा गया है। सुबोध श्रीवास्तव की बात करें, हीरा पड़ा बाजार में, हीरा पड़ा बाजार में, तो सुबोध क्या है भैया, हीरा अगर पड़ा हो बाजार में तो हर व्यक्ति उसको जान जाता है, सुबोध कर लेता है। तेजिंदर की बात करें, उस शहर तक सीढ़ियों पर चीता, तो देखिए तेज कौन है, बोले तेज तो वही है जो उस शहर तक पहुंच जाए और सीढ़ी पर चढ़ जाए, चीता चढ़ता है, तो क्या है वो तेजिंदर है। तेजिंदर उस शहर तक क्या करता है, सीढ़ियों पर चीते की तरह चढ़ जाता है। गौरी शंकर कपूर उल्का साकेत, तो गौरी का क्या है, गौरी कपूर उल्का साकेत, गौरी कपूर उल्का साकेत। और राजीव कुमार, बोले टुकड़े टुकड़े हो गए, राजीव कुमार क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है ना। आगे है ज्योतिष जोशी सोनबरा, सोन बरसा, सोन बरसा, सोन बरसा कौन, बोले ज्योतिष क्या करता है, बिल्कुल सोन की वर्षा करता है, ज्योतिष सोन की वर्षा करता है। आप उसको हाथ दिखाएंगे ना तो कहेगा भैया बहुत आपको धन है, धन ही धन है। तो सोन की वर्षा कौन कराता है, बोले ज्योतिष और जोशी क्या करता है, सोन वर्षा कराता है, सोने की वर्षा कराता है। आगे है कृष्णचंद्र की बात करें, एक गधे की आत्मकथा, कौन कर सकता है, बोले कृष्णचंद्र ही एक गधे की आत्मकथा लिख सकते हैं। सुरेश कुमार वर्मा मुमताज महल, कौन गया, बोले सुरेश कुमार वर्मा मुमताज महल देखने गए, कब, बोले दोबारा गए, 2012 में गए। और अरुण प्रकाश की बात करें, कोपल कथा, कोपल कथा किसकी, बोले अरुण प्रकाश की, कोपल कथा अरुण प्रकाश की है। और उदय प्रकाश ने क्या देखा, बोले पीली छतरी वाली लड़की देखा, उदय प्रकाश पीली छतरी वाली लड़की, कई बार पूछा भी गया है। तो उदय प्रकाश की पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास है, इसे दिमाग में रखिएगा। एकांत श्रीवास्तव की बात करें तो पानी भीतर फूल, 2013 में, पानी भीतर फूल को ले एकांत में जब रहेगा ना तो पानी के भीतर भी क्या हो जाएगा, फूल आ जाएगा। और इनकी एक हम लोग समाचार पत्र या पत्रिका पढ़े थे, एकार्थ वागार्थ, क्या पढ़े थे, वागार्थ, एकांत श्रीवास्तव का क्या है, वागार्थ, ठीक है ना। आगे है अशोक भौमिक, क्षिप्रा एक नदी का नाम है, तो अशोक क्या बता रहे हैं भैया, भौमिक अशोक बता रहे हैं क्षिप्रा एक नदी का नाम है, यानी कि क्षिप्रा एक नदी है, क्षिप्रा एक नदी है, अशोक बता रहे हैं कि क्षिप्रा एक नदी का नाम है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।